आज मैं आप लोगों को 4.3 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 7 से प्रारंभ करके ज्यादातर प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर यहां से मैटर हम लोगों को पढ़ना है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का, तो अगर मैं बड़ी संख्या को मानकर उसका अगर 8 गुना कर दूं तो छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा। तो इसलिए हम पहले ये मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या का 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग, इसलिए हमको बड़ी संख्या माननी पड़ेगी। माना बड़ी संख्या यक्स, बड़ी संख्या यक्स, ये हो गई बड़ी संख्या यक्स। मैंने बड़ी संख्या के रूप में क्या मान लिया? 8। अब हम जब बड़ी संख्या का 8 गुना कर देंगे तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। देखिए, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो जो बड़ी संख्या मानी गई है उसी में अगर हम 8 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8x। यानी छोटी संख्या का वर्ग मुझे पता चल गया, लेकिन बड़ी संख्या का भी वर्ग पता चलना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ में उन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है ना, तो वर्गों का अंतर 180 है, तो दोनों संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। तो जैसे छोटी संख्या का वर्ग पता चल गया तो इसी प्रकार से हम बड़ी भी संख्या का वर्ग पता कर लेंगे। अब लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग। तो हमने जो बड़ी संख्या माना है उसका वर्ग करना है, तो स्क्वायर कर दीजिए तो वर्ग हो गया। अब देखिए, हमारे पास बड़ी संख्या का भी वर्ग हो गया और छोटी संख्या का भी वर्ग हो गया। जब दोनों संख्याओं का वर्ग मुझे पता चल गया तो प्रश्न के कथनानुसार में इन्हीं बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग अगर घटाया जाए तो कितना आता है? 180 प्रश्न के अनुसार। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखकर क्या करेंगे? बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटा देंगे। तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या है? x² और छोटी संख्या का वर्ग क्या है? 8x। तो बड़ी संख्या के वर्ग में छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो प्रश्न के अनुसार कितना आना चाहिए? 180। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे। x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण का हम गुणनखंड विधि से मूल निकालने का प्रयास करूंगा। तो जब हम देख रहे हैं कि इस द्विघात समीकरण में आद्यंत नाम का गुणनखंड बन जाएगा, माने गुणनखंड के आधार पर हम इसका मूल निकालेंगे। देखिए, अगर हम आदि और अंत का गुणा करें तो माइनस 180 x² प्राप्त हो रहा है। अब हम 180 ऐसी दो संख्याएं खोजेंगे जिनका गुणा तो 180 हो पर उनका अंतर कितना हो? 8। तो 18 गुणे 10। जब 18 गुणे 10 कहेंगे तो 18 180 और 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें निश्चित ही आद्यंत नाम का गुणनखंड है। इसलिए हम क्या करेंगे? x² माइनस ब्रैकेट्स में लिखेंगे 18 माइनस 10, माने 18 में से हम 10 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, इंटू x माइनस 180 बराबर कितना? 0। तो x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। तो x² माइनस अब हम पहले और दूसरे पद में कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ क्या बचेगा? 18। फिर प्लस 10 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा? x माइनस यहाँ आ जाएगा 18 बराबर कितना? 0। अब हम दोनों पद में
अगर देखें तो x माइनस 18 हमारा कॉमन हो रहा है, तो हम x माइनस 18 कॉमन ले रहे हैं। इसके बाद क्या बचेगा, x प्लस 10 बराबर कितना 0। तो हम तुलना करेंगे x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि हम, चूंकि ये तो ऋण चिन्ह में है, इसलिए इसको हम अमान्य लिख दे रहे हैं, अमान्य, और इसको हम क्या लिख देंगे, मान्य, है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए बड़ी संख्या, इसलिए बड़ी संख्या, तो हमारी बड़ी संख्या क्या है, x, तो x का मान क्या आ गया 18, तो ये बड़ी संख्या हो गई 18। अब हमें छोटी संख्या चाहिए, तो छोटी संख्या तो हमने नहीं माना है, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग मैंने माना है। तो हम लिखेंगे इसलिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x, तो यानी 8 गुणे x का मान 18, अर्थात गुणा करने पर 144 आएगा। ये तो 144 छोटी संख्या का वर्ग है, इसलिए छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 144, तो 144 का वर्गमूल क्या होता है 12, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12 और बड़ी संख्या 18। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, तो 18 का वर्ग और 12 के वर्ग का अगर अंतर 180 आ जाए तो मेरा आंसर सही होगा। तो 18 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 18 का वर्ग 324 होता है और 12 का वर्ग 144, घटाने पर 4 में 4 जाएंगे 0, 12 में 4 गए 8, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गए 1, अर्थात 180 आ रहा है, इसलिए मेरा आंसर 100% सही है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है 18, तो ये इसका जो वर्ग 144 है, ये 18 144 होता है, अतः मेरा उत्तर 100% सही है। अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 8 बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। कितने किमी की दूरी तय करती है, 360 किमी की दूरी। तो हम दूरी पर क्या लिख लेंगे 360, तो दूरी बराबर हम लिखेंगे 360 किलोमीटर। आगे कह रहा है यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती, अर्थात प्रश्न में चाल दिया नहीं है, एक अनुमान लगा रहा है कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती, तो अर्थात पहले तो हमें मूल चाल पता होनी चाहिए, तब उसके बाद हम उसकी चाल में 5 किमी की वृद्धि करेंगे। तो कह रहा है कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। अब कितना समय पहले ले रही थी ये भी बात नहीं पता है, और किस चाल से रेलगाड़ी पहले चल रही थी ये भी बात नहीं पता है। तो इस प्रश्न में पहले आप प्रारंभिक चाल और उस चाल के द्वारा इस दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये दोनों बात अगर हम ज्ञात कर लेंगे तब फिर इस शर्त के अनुसार हम चाल मानेंगे और समय निकालेंगे, तब समय का जो अंतर होगा वो 1 घंटे आएगा, तब ये प्रश्न आपका हल हो पाएगा, तब रेलगाड़ी की चाल निकल पाएगी। तो देखिए प्रश्न में दूरी दिया है 360 किलोमीटर। हम यहाँ मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की कैसी चाल, प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल हम मान लेते हैं x किमी प्रति घंटा। अब देखिए अगर दूरी 360 किलोमीटर है और रेलगाड़ी 1 घंटे में x किलोमीटर जाए, तो वह रेलगाड़ी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, तो इसलिए हम लिखेंगे इसलिए समय बराबर। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल,
तो दूरी क्या है 360 किलोमीटर और चाल क्या है x किमी प्रति घंटा। तो km से km हमारा कट जाएगा 360 बटा x घंटा। अब देखिए दूरी प्रश्न में दिया ही था, इसके बाद कह रहा था कि यदि यह चाल 5 की प्रति घंटा अधिक होती, लेकिन चाल तो पता है नहीं, इसलिए पहले हम प्रारंभिक चाल मान लेंगे और इस चाल से इस दूरी को तय करने में लिया गया समय ज्ञात कर लेंगे। अब हम इस चीज का यूज करेंगे कि यदि यह चाल 5 की प्रति घंटा अधिक होती, अर्थात जैसे x की प्रति घंटा मानी गई है, x प्लस 5 अधिक है, जोड़ना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पुनः चाल, प्रश्नानुसार पुनः चाल, प्रश्नानुसार पुनः चाल, ये प्रश्न के अनुसार चाल माननी पड़ेगी। ये चाल को हमने अपने से मान लिया कि मान रहा x की प्रति घंटा से चाल, फिर प्रश्न कह रहा कि यदि उसकी चाल 5 की प्रति घंटा अधिक होती, अर्थात जितना माने हो उसमें हम 5 जोड़ दे रहे हैं, तो चाल हो जाएगी x प्लस 5 किमी प्रति घंटा। तो रिजल्ट क्या निकलता, माने इस चाल से ना चलकर अगर रेलगाड़ी इस चाल से चलती तो जो पहले ये वाला जो समय लग रहा है, इस समय से 1 घंटा समय कम लगता। स्वाभाविक बात है कि अगर चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो अर्थात अब इस चाल से जब हम इसी दूरी को तय करेंगे, ये जो समय पहले समय आया है, इस वाले समय से अब वाला आने वाला समय 1 घंटे कम होगा, अब आने वाला समय 1 घंटे कम होगा। हम यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार चाल बराबर इतना, तो इसलिए समय बराबर, तो समय बराबर फिर सूत्र वही होगा दूरी बटा चाल, तो दूरी 360 किलोमीटर और बटा चाल कितना है x प्लस 5 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। तो km से km कट जाएगा, 360 बटा x प्लस 5 घंटा। तो प्रश्न के अनुसार कहने का मतलब क्या है कि जैसे प्रश्न के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई चाल जब बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, तो यहाँ चाल बढ़ी है इसलिए ये वाला समय कम होगा। जैसे अगर ये 5 घंटे होगा तो ये 4 घंटे होगा, तभी तो 1 घंटे कम लेगी ना। और ये चाल बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा और चाल घट जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ चाल चूंकि बढ़ी है इसलिए ये वाला समय कम होगा। तो अगर हम पहले वाले समय में से ये वाला समय घटा दें तो कितना अंतर आएगा, 1 घंटा कम, चूंकि 1 घंटा कम का है अर्थात पहले वाले समय से 1 घंटा कम लग रहा है। तो अर्थात कहने का मतलब अगर पहले वाले में 5 घंटे का समय लगता रहा होगा तो अब 4 घंटे का समय लग रहा है। तो अगर प्रश्न के कथनांक इन दोनों समयों का अंतर देखा जाए तो 1 घंटे आएगा। हम यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार उस वाले पहले वाले समय में 360 बटा x घंटे में हम इसको घटा देंगे 360 बटा x प्लस 5 बराबर कितना, 1 घंटा प्रश्न में दिया है। तो अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 360। जब 360 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 5 बराबर कितना, 1। अब हम इसको हल करेंगे तो ये x प्लस 5 यहाँ 1 के पास आ जाएगा, तो x प्लस 5 और ये वाला x यहाँ जाएगा तो माइनस x बटे में इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस कितना 5x बराबर 1 बटा 360, 1 बटा 360। ये हमारा x कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का सवाल है। तो 5 बटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटा 360। हम फिर यह गुणा कर लेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x पाएंगे और जब 5 से गुणा इसमें करेंगे तो 5 0 0 5 6 30 5 3 15 3 18, यानी 1800 आ गया। अब हम x स्क्वायर प्लस 5x इसको पक्षांतर करेंगे माइनस 1800 बराबर क्या, 0। अब ये देखिए हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण में अगर हम x का मान निकाल लेते हैं तो जो x का मान आएगा वही प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो देखिए हम आद्यंत के आधार पर इस दिए गए व्यंजक का या बहुपद का हम गुणनखंड कर लेते हैं और उसकी तुलना 0 से कर देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो देखिए इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन जाएगा, क्योंकि जब हम इसके आदि और अंतपद का गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा माइनस 1800 x स्क्वायर। अब हमें
ऐसे दो पदों की खोज करनी है जिसका गुणा करने पर तो 1800 आवे, पर उसका अंतर कितना आवे, 5 आवे। तो इसके लिए हम 45 गुणे 40, 45 गुणे 40, अगर हम 45 और 40 का गुणा करते हैं तो 1800 आ जाएगा, चूंकि 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, ये 1800 हमारा आ गया। और अगर हम 45 में से 40 घटा देते हैं तो 5 भी आ जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें आद्यंत नाम का गुणनखंड बन रहा है और उसी के आधार पर हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले नियम क्या है कि आदि पद को उतारा जाएगा प्लस बीच वाला पद आने पर ब्रैकेट्स का प्रयोग। अब हम ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे उसको हम पहले ही जान चुके हैं, क्या लिखना है, 45 और 40। हम यहाँ लिखेंगे 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस से ब्रैकेट्स तोड़ देंगे, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब हम पहले और दूसरे पद में कॉमन लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर पर एक्स बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 45 माइनस यहाँ क्या बचेगा 40 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, इस माइनस पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस में कॉमन लिए हैं। तो जब 40 से भाग इसमें देंगे तो ये 45 बार जाएगा बराबर कितना 0। अब हमारे पास दो पद हो गए और दोनों में हम देख रहे हैं कि x प्लस 45 कॉमन बन रहा है, तो हम x प्लस 45 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 40 बराबर कितना 0। अब हम इसकी तुलना कर देते हैं। जब हम तुलना करेंगे x प्लस 45 की तुलना जब 0 से करेंगे तो x बराबर माइनस 45, ये हमारा अमान्य होगा। चूंकि अमान्य इसलिए होगा चूंकि किसी भी रेलगाड़ी की चाल या गाड़ी की चाल या किसी भी व्यक्ति की चाल में ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए ये अमान्य होगा। और x माइनस 40 बराबर जब हम 0 करेंगे तो x बराबर 40, ये क्या होगा, मान्य होगा। ठीक, तो हम लिखते हैं इसलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी भैया, रेलगाड़ी की चाल जो है ये 40 किमी प्रति घंटा। अब हम चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि मेरे द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है या गलत। तो देखो, अगर 360 किलोमीटर की दूरी को जब हम 40 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे, अर्थात अगर हम 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएंगे तो 360 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे, क्योंकि 9 चौक 36, 9 घंटे लगेंगे। लेकिन जब हम अपनी चाल कह रहा है कि 5 की बढ़ा दें तो 40 के बजाय हम अगर 45 की प्रति घंटे जाने लगे, 1 घंटे 45 किलोमीटर जाएंगे तो 360 किलोमीटर जाने में हमको 8 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेगा, क्योंकि चाहे आप 45 और 8 का गुणा कर लीजिए तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36। देखो आप 8 घंटे में 360, जब 45 में 8 से गुणा करें 260 तो 360 आ रहा है। तो अर्थात जब हम 40 की स्पीड से जाएंगे तब तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 9 घंटे लग रहा है, और जब हम 45 की घंटे की चाल से जाएंगे तो 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 8 घंटे का समय लग रहा है। तो पहले की अपेक्षा 1 घंटे कम लग रहा है, पहले 9 लग रहा था, अब 8 लग रहा है, अर्थात मेरा उत्तर 70% सही है। आइए मैं आपको प्रश्न संख्या 9 भी इसी वीडियो में बता दे रहा हूं। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में 9 सहित 3/8 घंटे का समय लेते हैं। यानी कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 पानी के नल कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल, देखो किसी नल का मुख जो होता है वो बड़ा होता है, उसका व्यास जो है बड़ा होगा। तो बड़े व्यास वाला नल
हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कम व्यास वाले नल से, भाई जिस नल के मुंह का व्यास छोटा होगा वो कम पानी देगा और जिसका मुंह बड़ा होगा वो ज्यादा पानी देगा, तो इसलिए कम समय लग रहा है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने के लिए समय ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में हमें सबसे पहले ये मानना पड़ेगा, कह रहा है कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है कौन? बड़े व्यास वाला। तो हम अगर कम व्यास वाले का पता कर लेंगे तो बड़े व्यास वाले का समय अपने आप आ जाएगा। तो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है, कम व्यास वाले से ना, हम यहां लिखेंगे कि माना कम व्यास वाले नल को हौज को भरने में, नल को हौज को, कम व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय बराबर यक्स घंटा। कितने घंटे मान लेंगे? यक्स घंटा। हम मान लेते हैं कि माना कम व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय यक्स घंटे। अब अगर कम व्यास वाले नल को अगर यक्स घंटा समय लगेगा तो बड़े वाले व्यास को तो इससे 10 घंटे कम लगेगा। हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय, इस वाले से। भाई कम व्यास वाला, जैसे प्रश्न के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कम व्यास वाला अगर 20 घंटे लेगा तो बड़े व्यास वाला 10 घंटे में ही भर देगा, उस वाले से 10 घंटे कम लेगा। तो वो वाला जितना ले रहा है उसी में 10 घटा दीजिए, तो x - 10 घंटा। ये हो गया कम व्यास और बड़े व्यास के द्वारा नल द्वारा हाउस को भरने में लगा समय हो गया। अब देखिए इसको बोलते हैं नल पाइप एवं टंकी संबंधित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय अगर कोई नल किसी हाउस को 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भर रहा हो तो पहले उसके द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य ज्ञात कर लेना चाहिए। तो हम दोनों नल के द्वारा 1 घंटे में कितना कार्य किया जाएगा इसको हम निकालेंगे। यहां लिखेंगे कि कम व्यास वाले नल के द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज का भार। तो जैसे कोई नल x घंटे में पूरे हौज को भर दे रहा है तो वो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 बटा जितना घंटा ले रहा है। तो अगर x घंटे ले रहा है तो 1 बटा x घंटे हो जाएगा। तो हौज का भाग 1 बटा 10 भाग 1 बटा x भाग 1 बटा x भाग, माने चूंकि x घंटे में वो पूरा भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 बटा x भाग। इसी तरह बड़े व्यास वाला निकाल लीजिए, लिख देते हैं इसी प्रकार बड़े व्यास वाले नल से 1 घंटे में भरा गया हौज का भाग। तो अगर वो x - 10 घंटे में पूरा भर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 बटा x - 10, 1 बटा x - 10 भाग। अब देखिए दोनों नल के द्वारा 1 घंटे में इतना काम किया गया। तो हम लिखेंगे यहां पर, अब इन्हीं दोनों चूंकि दोनों भरने का काम कर प्रश्न दिया है कि दोनों उसको भरने में 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं, यानी इतने घंटे में पूरा भर देंगे। तो हम इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, अर्थात 1 बटा x प्लस 1 बटा x - 10, इन दोनों का अगर 1 घंटे का काम जोड़ लिया जाए तो बराबर इन दोनों के 1 घंटे काम लिख लीजिए। तो अगर दोनों मिलकर 9 सहित 3/8 घंटे में पूरा काम करते हैं
तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोनों, इसका पहले कैलकुलेशन करके इसी को पलटना पड़ेगा। 8 9 72 3 75/8 घंटे। यदि दोनों नल हाउस को भरने में 75/8 घंटे का समय लेंगे, तो 75/8 घंटे में तो पूरा भर देते हैं ना, पर हमें केवल 1 घंटे में कितना भरेंगे ये जानना है, तो इसी को उलटना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। इसी को भाई चूंकि 75/8 घंटे में पूरा भर देते हैं, तो अगर 1 घंटे में पता करना कि 1 घंटे में कितना भरेंगे, इसी समय का उल्टा कर दीजिए, तो 8/75। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये जो x - 10 है, इसका 1 में गुणा हो जाएगा और इसका गुणा 1 में, बटे में दोनों का गुणा हो जाएगा। तो x - 10 का 1 में गुणा करेंगे तो x - 10 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस x, अपान में जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x² - 10x बराबर 8/75। अब हम 3 गुणा कर लेते हैं, तो 8 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 8x² - 80x बराबर, ये दोनों x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, और जब 2x का हम 75 में गुणा करेंगे तो ये 150x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 750, 10 में जब गुणा करेंगे तब। अब हम क्या करेंगे कि 8x² - 80x, इसको पक्षांतर करेंगे -150x प्लस 750 बराबर 0। इधर के दोनों पदों को पक्षांतर कर दिया, तो पक्षांतर करने पर आप लोग जानते हैं कि पदों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए 8x², अब देखिए 150x और 80x दोनों ऋण चिन्ह में हैं, तो -230x हो जाएगा, और प्लस 750 बराबर कितना 0। अब इसमें हम करेंगे क्या, 2 देखिए कामन इसमें हो रहा है, चूंकि 2 से 8 भी कट जाएगा, 230 भी कट जाएगा और 750 भी, तो जब हम 2 कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x²। चूंकि हम 2 से भाग देंगे, जब जो चीज कामन लेते हैं उसी से हम भाग देते हैं पदों में, जब 2 से भाग इसमें देंगे तो 4x² होगा, और जब इसमें भाग देंगे तो इसका आएगा 115x आ जाएगा, और प्लस इसका हो जाएगा 2 तिहाई, 2 × 14, 2 × 5 10, तो ये बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए इस दिए गए द्विघात समीकरण में 0 के पहले जो बहुपद लिखा हुआ है, इस बहुपद का अगर हम गुणनखंड करके 0 से तुलना कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आएगा उसी की सहायता से प्रश्न का आंसर भी आ जाएगा। देखिए इसमें आदियत नाम का गुणनखंड यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि जब हम 375 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 1500 आएगा। तो 1500 के लिए हमें 2 ऐसे खंड करने हैं कि जिसका गुणा तो 1500 हो, पर उसका जोड़ कितना हो 115, तो 100 और 15 कर दीजिए, तो 115 का गुणा क्या होगा 1500, 100 में अगर 15 जोड़ दोगे तो 115 दिया जाएगा। इस आधार पर हम इसका आद्यंत के आधार पर गुणनखंड कर लेते हैं, तो 4x² माइनस ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे 100 + 15 इंटू x प्लस 375 बराबर 0। अब हम ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे माइनस चिन्ह से, तो -100x - 15x प्लस 375 बराबर कितना 0। अब हम पहले और दूसरे पद में कॉमन लेंगे, तो पहले और दूसरे पद में 4x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 से 100 भी कट जाएगा और x दोनों में विद्यमान है इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा, तो 4x हमने कॉमन ले लिया। अब 4x से जब हम 4x² में भाग देंगे तो x बाहर जाएगा, माइनस जब इसमें भाग देंगे तो ये 25 बाहर जाएगा, माइनस भी इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 15 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 15 से 375 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस पर हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन हमने लिया है, तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और 15 बचे 75 बराबर कितना 0। अब हम देखेंगे कि 4x - 25 दोनों पद में पुनः काम हो रहा है, क्योंकि 2 पद प्राप्त हुए और दोनों पदों में x - 25 मिल रहा है, तो x - 25 हमारा काम हो गया, तो बचेगा क्या 4x - 15 बराबर कितना 0। हम तुलना करेंगे x - 25 बराबर 0, तो x बराबर 25, ये हमारा होगा मान्य, और ये 4x - 15 बराबर 0, तो 4x बराबर 15, तो x बराबर 15/4। अब देखिए ये वाला आंसर जो होगा ये अमान्य होगा। इसके अमान्य होने का कारण हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जब हम 15 में 4 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 3 घंटे आएगा। अब 3 घंटे में से जब हम 10 घंटा घटाएंगे तो ये वाला ऋण चिन्ह में आएगा, तो
तो कोई भी समय ऋण में नहीं होता है, इसलिए ये वाला समय जो है अमान्य होगा। हम यहां लिखेंगे इसलिए कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, बराबर, तो कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो कितना, x घंटा अर्थात 25 घंटा। तो कम व्यास वाला तो 25 घंटे में भर देगा। जब कम व्यास वाला 25 घंटे का समय लेगा, तो इसलिए बड़े व्यास वाला कितना समय लेगा, इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर, तो 25 में से हम 10 घटा देंगे प्रश्न के अनुसार, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो 15, तो 15 घंटे का समय तो लगेगा बड़े व्यास वाले को, और 25 घंटे का समय लगेगा छोटे वाले कम व्यास वाले को। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं भाई, अगर कम व्यास वाला 25 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/25। बड़े व्यास वाले को अगर 15 घंटे लगेगा पूरा भरने में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/15। अब 1/25 और 1/15 को जोड़ेंगे तो ये 1 घंटे में दोनों के द्वारा भरा जाने वाला भार प्राप्त हो जाएगा, और इसको जब उल्टेंगे तो कुल समय आ जाएगा। तो 25-15 का एलसीएम क्या होगा भैया, 75 आएगा। तो 25 3 75 और 15 5 75, तो 5 3 8/75 ये हो गया भाग। माने दोनों हौज के द्वारा 1 घंटे में हौज का इतना भार भरा जाएगा। तो अगर 1 घंटे में इतना भाग भरा जाएगा तो पूरा भाग को भरने में कितना समय लगेगा, 75/8 घंटा, 75/8 घंटा। अब अगर हम इस 75/8 को बटा सही बना दे तो 8 9 72 3 75, 9 सही 3/8 घंटे, जो कि हमारे प्रश्न में ही शुरू में दे दिया गया है। तो अर्थात इससे क्या हो रहा है कि हमारे प्रश्न का आंसर बिल्कुल सत्य है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे।